हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर पीजीबीवी चैप्टर। और अब हमने अभी तक जो पढ़ा था वो एक किस्सा हुआ जहां पे हमने ये देखे कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस है जो अलाउंस है, अलाउड यानी कि जो आप लोग क्लेम कर सकते हैं और वो आप लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पार्ट स्टार्ट होगा वो थोड़ा टेक्निकल रहेगा और जिसमें से आज हम एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल पार्ट लेने वाले हैं। कौन सा बच्चों? टीडीएस का। ठीक है, कि टीडीएस के 3 सेक्शन रहेंगे। अब से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेंसेस डिसअलाउड, मतलब जो एक्सपेंसेस आप लोगों को नहीं लिखने चाहिए थे और फिर भी आप लोगों ने लिख दिए हैं तो हम उसको वापस ऐड बैक कर देंगे। डन बच्चों, वो सब चीजें हमें बताइए। तो उसमें आज हम सबसे टेक्निकल डिसअलाउंस में से एक है डिसअलाउंस देखने वाले। कौन सा बच्चों? टीडीएस का। टीडीएस के डिसअलाउंस के 3 सेक्शंस है। सबसे पहले तो यही अपने में बहुत खतरनाक पॉइंट है कि भाई कौन सा सेक्शन ट्रिगर होगा। तो हमें पहले ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा सेक्शन ट्रिगर हो रहा है। मैंने बोर्ड पे एक बढ़िया सा है ना चार्ट भी बना के रखा है, तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं पहले वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। और बाकी जो क्लास में बैठे हुए हैं वो पहले डायग्राम बना भी लिया होगा और हम इससे बहुत सारी चीजें ऐड भी करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि डायग्राम में ज्यादा से ज्यादा चीजें यानी कि मैक्सिमम चीजें हमारी इससे कवर अप हो जाए। तो पहले तो हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा सेक्शन कब ट्रिगर होगा। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में आप आंसर देख सकते हैं। 3 सेक्शन है, सेक्शन 40A1, 40A1A और 40A3। ठीक है, ये 3 सेक्शन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। कब कौन सा सेक्शन आएगा उसके लिए मैंने कोई पॉइंट भी दिया है और हमें आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन सा सेक्शन आएगा। अब यहाँ पे एक टर्म दिया बच्चों टीडीएस, फुल फॉर्म पता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मीनिंग पता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो आगे आने वाले हैं। तो मैं ज्यादा डिटेल में टीडीएस के मीनिंग में नहीं जाऊंगा, एकदम सिंपल बच्चों। देखिए, अगर मेरा कुछ एक्सपेंस है तो वो किसी ना किसी की इनकम है या नहीं है? एग्जांपल, मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस, रेंट सामने वाले के लिए इनकम। मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूं तो मेरे लिए सामने वाले की इनकम। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जो इनकम होती है, जिसका इनकम आएगा वो खुद ही सरकार को टैक्स पे कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट? एक होता है टीडीएस। टीडीएस मतलब कि आप अगर किसी को पेमेंट दे रहे हो जो सामने वाले की इनकम है तो आप खुद ही उसका टैक्स कट कर दो और हमें डिपॉजिट कर दो। समझ आया? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स यानी कि ओरिजिन, जहां से उसके सामने वाले की वो इनकम की जहां पे ओरिजिन है ना, उसके लिए इनकम की ओरिजिन है ना, वहीं पे उसका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और आप उसको बचा हुआ पेमेंट दे दो। एग्जांपल, एक सपोज हमें टीडीएस की रेट में नहीं जा रहा हूं, सपोज हम एग्जांपल ले, टीडीएस की रेट है 10% और मैंने आपको रेंट पे किया 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो टैक्स कितना हुआ? टीडीएस कितना? 10,000 रुपए। तो सरकार क्या बोलती है? काम करो, 1 लाख है ना, 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो आप उसको 90,000 ही पेमेंट करो और 10,000 आप डायरेक्टली हमें पे कर दो। 10,000 उसके टैक्स के नाम पे कट कर दो, डिडक्ट कर दो और हमें जमा कर दो डायरेक्टली। फिर क्या होगा? जब वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा तो उसको जितना भी टैक्स पे करने की लायबिलिटी आएगी, तो जितना भी टीडीएस भरा हुआ होगा वो उसकी टैक्स लायबिलिटी में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ऐसे टीडीएस कट के 40,000 रुपए हो गया और फिर उसने अपनी पूरी इनकम कैलकुलेट की, सामने वाले ने अपनी इनकम कैलकुलेट की, उसका टैक्स पे करने का आ रहा है 1 लाख रुपए। कितना आ रहा है बच्चों? 1 लाख रुपए। अब वो सरकार को कितना पे करेगा? 60,000, क्योंकि 40,000 तो सरकार तक पहुंच गए। तो दिस इज नथिंग बट टीडीएस। डन। अब आपने टीडीएस काटा है, डिपॉजिट किया या काटा ही नहीं जो आपको करना चाहिए था, तो आपका जो भी खर्चा होगा ना वो टीडीएस वाला, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डिसअलाउड हो जाएगा। डन। कैसे होगा, क्या होगा, पूरा ही कहानी हम लोग देखने वाले बच्चों। आज के स्पेशल बैच हम लोग सिर्फ ये 3 सेक्शन ही देखने वाले हैं। क्लियर? तो एकदम अगर एक बार में समझ आ जाए उससे अच्छा कुछ है। आई विल मेक श्योर कि एक बार मैं आपको क्लियर करता जाऊं। ठीक है, एकदम अलर्ट रहेगा, टेक्निकल रहेगा, जबरदस्त टेक्निकल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये प्रैक्टिस करते हैं कब कौन सा सेक्शन ट्रिगर होगा। ठीक है, ये जो परसेंटेज लिखे मतलब इतना इतना एक्सपेंस आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट में तो पूरा 100% डिसअलाउड हो जाएगा और सेकंड वाले में 30%। अब वो क्या है, कैसे, वो हम बाद में देखते हैं। ये परसेंटेज में पहले हम देखते हैं कौन सा सेक्शन आएगा और मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, चलिए सेक्शन 40A और 40A क्लॉज 1 में कौन सा आता है? अगर आपने पेमेंट किया हो किसी को, अगर आपने किसी को पेमेंट किया हो, ठीक है, कोई भी नाम का पेमेंट, ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़ के अगर आपने कोई भी पेमेंट किया हो जो सामने वाले के लिए इनकम हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सामने वाले के लिए क्या हो बच्चों? इनकम हो। ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी। ठीक है, अब किसको कर सकते हैं?
या तो आप पेमेंट इन इंडिया करें या आउटसाइड इंडिया करें। तो अगर आप आउटसाइड इंडिया करें तो भले आप वो पेमेंट रेसिडेंट को करो या नॉन रेसिडेंट को करो। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप वो पेमेंट किसको करो बच्चों, रेसिडेंट को कर रहे हो या नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो। तो और अगर इन इंडिया कर रहे हैं तो कौन सा, नॉन रेसिडेंट, तो कौन सा सेक्शन आएगा, 40A क्लॉज 1। बच्चों इतना क्लियर हुआ, पक्की बात, ठीक है। अच्छा, कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी। बच्चों पहले इतना क्लियर हुआ, पहले हमें जा ही नहीं रहे उस सेक्शन में क्या है, पहले हम क्या देख रहे हैं, कौन सा सेक्शन ट्रिगर होगा। समझ आ रहा है, इतना खतरनाक पॉइंट है। आज हम लोग से पहले क्या पॉइंट देख रहे हैं, कौन सा। तो अगर 40A1 में कौन सा था बच्चों, बोलिए, पेमेंट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, रुक जाओ, किसको पेमेंट करे आउटसाइड इंडिया, भले रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट। ये इन इंडिया है तो सिर्फ नॉन रेसिडेंट, तो ये सेक्शन है। और कोई भी नाम का पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी, तो ये सेक्शन, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट वाले पे कि सर अगर सैलरी का पेमेंट किया हो तो देखो, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, ठीक है, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब एक पॉइंट लेना, पहला पॉइंट तो ये 40A3 कब आएगा, जब सैलरी का पेमेंट ही होगा। डन बच्चों, सैलरी का पेमेंट अगर आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो भले रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, तो भी ये सेक्शन। और अगर इन इंडिया कर रहे हो तो सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा। अगर आप ये डायग्राम बनाने के बाद आपके लिए लाइफ इजी भी हो जाएगी, टेक्निकल है लेकिन मैं उसको इजी बना रहा हूं। डन बच्चों, तो ये वाला पॉइंट आएगा। चलो वापस फर्स्ट और थर्ड, अगर कोई भी पेमेंट किया हो एक्सेप्ट सैलरी, ठीक है, तो 40A1, सैलरी का किया हो तो 40A3। अभी इतना ध्यान में रखो बच्चों, इतना क्लियर हुआ, श्योर। तो बीच वाले में क्या है बच्चों, 40A1A में क्या है बच्चों, क्या लिखा है, पेमेंट टू रेसिडेंट इन इंडिया। देखो आप इन दोनों में देख लो, इन इंडिया में किसको पेमेंट की बात, नॉन रेसिडेंट। तो इन शॉर्ट अगर आप इंडिया में रेसिडेंट को कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा है, 40A1A, भले वो अदर पेमेंट है सैलरी का हो। बस लाइफ इजी, कंपैरिजन करो, ये चार्ट से आपकी लाइफ इजी हो गई, वरना आप पागल हो जाते हैं। समझ आ रहा है, मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, इंडिया में रेसिडेंट को कोई भी पेमेंट कर रहे हो, बीच वाला सेक्शन। इंडिया में रेसिडेंट को कोई भी पेमेंट करो, कौन सा सेक्शन बच्चों, बीच वाला सेक्शन। इतना ध्यान में रखना है, सैलरी के नाम का करो या अदर के नाम का करो। इंडिया में, आउटसाइड इंडिया कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो अगर अदर देन सैलरी कर रहे हो तो 40A1, और सैलरी का कर रहे हो तो 40A3। चलो मुझे बताओ बच्चों, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसको सैलरी का पेमेंट कर रहे हो 40A3, रेसिडेंट इन इंडिया जिसको सैलरी का कर रहे हो तो 40A1। बच्चों क्लियर हुआ। तो चले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें क्या, कि आप दो कॉलम बनाओ, पेमेंट और सेक्शन, पेमेंट और सेक्शन, दो कॉलम बनाओ। अच्छा इसमें थोड़ा डायग्राम में थोड़ी जगह रख दो, तो मैं आपको और भी जो पॉइंट आते हैं, अभी तो और बहुत सारे पॉइंट है, ये तो सिर्फ सेक्शन कौन सा लगेगा वो नेक्स्ट पेज से आप बना दीजिएगा, दो कॉलम पेमेंट और सेक्शन। मैं आपको 6 सिचुएशन लिखवा रहा हूं और अभी कोई आंसर नहीं देगा, फिर आपको मैं दूंगा 1 मिनट से, आपको सेक्शन लिखना है उसमें अपने हिसाब से, आपने जितना भी समझा है, ठीक है। चलिए पेमेंट में लिखो बच्चों, एनआर आउटसाइड इंडिया, एनआर आउटसाइड इंडिया ब्रैकेट में रेंट। एनआर समझ जाओगे, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया आउटसाइड इंडिया, ब्रैकेट में क्या बच्चों, रेंट। कौन सा पेमेंट किया बच्चों, रेंट का। सेकंड पॉइंट, आर आउटसाइड इंडिया ब्रैकेट में रेंट। आर एनआर समझ रहे हो ना, आर आउटसाइड इंडिया ब्रैकेट में रेंट। थर्ड, आर इन इंडिया ब्रैकेट में, अभी सोचो मत क्या है, आराम से सोचना समझ दूंगा। आर इन इंडिया ब्रैकेट में रेंट। फोर्थ, एनआर इन इंडिया ब्रैकेट में रेंट, एनआर इन इंडिया ब्रैकेट में रेंट। फिफ्थ, आर इन इंडिया ब्रैकेट में सैलरी, आर इन इंडिया ब्रैकेट में सैलरी। लास्ट पॉइंट, एनआर इन इंडिया ब्रैकेट में सैलरी, एनआर इन इंडिया ब्रैकेट में सैलरी। अच्छा एग्जाम में कैसे आप लोग ग्रुप एग्जाम देते हो, जो आईसीएसई की एग्जाम होती है अकेले देते हो, तो शांति से अकेले आंसर लिखना, ठीक है। कोई बातें नहीं करेगा, क्योंकि आपको जितना आता है आपको वही लिखना है एग्जाम में। कोई मतलब खुद से आ गया तो ये सेक्शन आगे बढ़ सकता है, वरना नहीं। आपको दिया जा रहा है 1 मिनट सिर्फ सेक्शन लिखना, कौन सा आएगा।
रॉन्ग भी होंगे तो चलेगा, लेकिन लिखो, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, रॉन्ग हो तो पता चलेगा हमने क्या रॉन्ग किया, फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे। और जिनका हो जाए तो मेरे सामने देखना, बताना कैसा लग रहा हूं मैं। नहीं है तो मुझे पता चला ऐसा कि आप लोगों का क्या क्या हो गया। चलिए, आई होप बनने वालों का अभी तक बन गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग एक बार, किसको लग रहा है हमारे 6 राइट है? कम से कम 6 लोगों को तो लग रहा है। नहीं है अच्छा नहीं लग, रॉन्ग हो गया तो बाहर नहीं निकला है, ठीक है। कितना होगा? 5 तो राइट ही है सर। चलिए देखते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंस रखिए थोड़ा, राइट 6 होने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर बोल रहा हूं। फर्स्ट, एनआर आउटसाइड इंडिया और रेंट, बोलो आप लोग 40A1, ठीक है। आर आउटसाइड इंडिया ब्रैकेट में रेंट 40A1, ये आंसर है 40A1। आर आउटसाइड इंडिया ब्रैकेट में रेंट, ठीक है। आर इन इंडिया रेंट 40A1A, 40A1A, क्लियर बच्चों? चले, एनआर इन इंडिया रेंट 40A1, आर इन इंडिया सैलरी 40A1A, एनआर इन इंडिया सैलरी 40A3, 40A1 थोड़ी 40A3, एनआर इन इंडिया सैलरी, ठीक है। बताओ बच्चों कितनों के 6 राइट हुए? ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट पूरी क्लास के, ठीक है। पहले मेरे लिए तालियां बजाओ तुम लोग, क्या बात है, थैंक यू, ठीक है। चले, किसी को डाउट, जिसका कोई रॉन्ग है डाउट पूछा तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। ये भी सेक्शन, सिर्फ कौन सा सेक्शन ट्रिगर होगा वो है, सेक्शन पढ़ने बाकी है भाई। क्या लग रहा है, कुछ मजा आएगी आज, ठीक है, अलग होने वाला है। ये डिसअलायंस वाला पॉइंट है, शांत, बस ऐसे पढ़ो ना वैसे पढ़ो तो मजा आ जाएगी आप लोगों को। बच्चों पहले इतना क्लियर हुआ? आइए बच्चों एक एक सेक्शन को फोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या किया है, अपना रेफरेंस है पेज नंबर 6.39 से, इन्होंने क्या कर दिया, एक एक पे वापस सम भी दिया है। हमें सम जितना नहीं, मॉड्यूल में तो सिर्फ 1 पॉइंट दिया आप लोगों को, वो भी एक बड़े सम में 1 पॉइंट। तो हम उतना टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे भाई, इतने सारे डिसअलायंस होते हैं, कितने पढ़ेंगे और कितने याद रखोगे, ठीक है। तो चलिए एक बार समझ कर जरूर रखेंगे। चलिए 40A1 मिला बच्चों। चलिए, इफ द फॉलोइंग 3, अच्छा हेडिंग क्या था, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एक्सेट्रा पेबल आउटसाइड इंडिया और पेबल टू ए नॉन रेसिडेंट, मिला बच्चों। ऊपर ही लिखा ना बच्चों, जहां पे पेबल आउटसाइड इंडिया ब्रैकेट में लिख दो R/NR, R/NR, और पेबल टू नॉन रेसिडेंट तो हमें पता ही है, ठीक है। अच्छा, और भी ब्रैकेट में लिख दो अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी, क्योंकि अदर देन सैलरी होगा तो ये सेक्शन आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, if the following 3 conditions are satisfied, the assessee, that is the taxpayer, that the payer is supposed to deduct the TDS under section 195। हम ये सब सेक्शन TDS के आगे आएंगे, सेक्शन 195, फिर सेक्शन 200 में उसकी लिमिट दिए कितने टाइम पीरियड के अंदर, ये सब आगे आएगा। अभी मैं TDS में नहीं जा रहा हूं, वरना अलग ही चला जाएगा वो पूरा बैच ही, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो जो असेसी है जिसका हम कह रहे हैं, उसकी ड्यूटी बनती है टैक्स को डिडक्ट करके सरकार को जमा करने की। अगर नहीं किया तो उसका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअलाउंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, और क्या कंडीशन है बच्चों, द अमाउंट पेड इज इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड ऑल अदर देन सैलरी। बच्चों मैं एकदम सिंपल रख रहा हूं। सेकंड पॉइंट, द अफोर्डेड अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। ये पॉइंट मैंने समझाया हुआ अभी इंट्रोडक्शन देते हुए, आप में से क्यों बताओ इस पॉइंट का मतलब। हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो सामने वाले की इनकम होनी चाहिए, उसके ऊपर लिख दो इसके पॉइंट में। हम जो पेमेंट कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या पे, हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो सामने वाले की इनकम होनी चाहिए, सामने वाले की इनकम होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बच्चों टेक्निकल रखो, आपको क्लियर हो गया किस कब मिलेगा। ये देखो हमारा है बोर्ड पे ऑलरेडी, ठीक है। तो बोर्ड पे जो 3 हमने लिखी हुई है, तो इसमें 3 में से 2 कंडीशन तो हमें पता ही है, ठीक है। बोर्ड पे भी हमने जो लिखा है, पहला पॉइंट कोई भी पेमेंट करो अदर देन सैलरी। तीसरा पॉइंट हमें पता ही है किसको पेमेंट करो तो ये एप्लीकेबल होगा। अगर आप और इसमें अब इसे चार्ट पे और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो आप और इसमें पॉइंट ऐड जाओ, सामने वाले की इनकम होनी चाहिए, हमारा पेमेंट सामने वाले की इनकम, ऐसा लिख दो।
हमारा पेमेंट सामने वाले की इनकम। अब इसमें एक एक सेक्शन को कैसे हम और बनाए कि भाई हमें ये देखो और हमें पूरा याद आ जाए। ठीक है, हमारा पेमेंट सामने वाले की इनकम, हमारा पेमेंट सामने वाले की इनकम। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, तीनों कंडीशन हमारे चार्ट में, जितना हमारे चार्ट में आ जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। डन बच्चों, हमारा पेमेंट सामने वाले की इनकम। अब आते हैं आगे बढ़। ठीक है, अच्छा इसमें भी आपको जो मेन ध्यान देना है वो फर्स्ट वाले पे देना है। थर्ड वाला जो है ना ये तो शुरू होके खत्म हो जाएगा, इतना हम लोग पढ़ लिया होगा। तो मेन पहले 2 सेक्शन पे ध्यान दे दिया, अपने आप ही तीसरा फ्री में मिलेगा। बच्चों सब लोग मेरे साथ हो, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। If all the above 3 conditions are satisfied, the assessee that the payer is supposed to deduct the TDS and deposit the same with the government within the time limit specified under section 200। मतलब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो जो पेमेंट करा है उसको टीडीएस काटना है, नहीं काटना है? काटना है। तो 2 चीजें होती है, एक टीडीएस को काटना और दूसरा टीडीएस को जमा करना। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो डिफॉल्ट माना जाएगा और आपको डिसअलाउंस हो जाएगा। डन बच्चों, चलिए अब है ना ये जो अगला हेडिंग दिया ना उसका पीजीबीपी में काम नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए बोलो या जैसे भी अब टीडीएस का पॉइंट आ रहा है तो कब तक सरकार को डिपॉजिट करना रहता है वो सब पॉइंट दिया है। तो ये टीडीएस में डिफॉल्ट माना जाएगा, पीजीपी का डिफॉल्ट नीचे आएगा हमारा। ठीक है, पीजीपी में टीडीएस का डिफॉल्ट क्या वो नीचे। ये सिर्फ अगला पॉइंट क्या है, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। ठीक है, नॉर्मली अगर हम किसी का टीडीएस काटते हैं, नॉर्मल केस में हम किसी का टीडीएस काटते हैं सर कब तक डिपॉजिट करना है, तो जिस महीने में काटा तो अगले महीने में, इफ अमाउंट डिडक्टेड अप्रूवेबल टू फेब, तो जिस महीने में हमने काटा तो उसके अगले महीने की 7 तारीख तक हमें सरकार को डिपॉजिट कर देना है। तो अगर अप्रैल से लेकर फेब वाले मंथ में हमने किसी का टीडीएस काटा है तो हमें सरकार को कब डिपॉजिट कर देना है, अगले महीने की 7 तारीख तक। और अगर मार्च वाले महीने में वो डिडक्ट किया हो तो अप्रैल 30 तक, क्योंकि मार्च में दूसरे भी काम होते हैं ना, ईयर एंडिंग होता है इसलिए। हाँ एक्चुअल में ये है। ठीक है, अगर आपने अप्रैल से लेकर फेब मंथ में काटा है तो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको सरकार को जमा कर देना है। और ये टीडीएस में वापस आएगा, वापस पूछूंगा आप लोगों को। ठीक है, और मार्च मंथ में काटा है तो 30 अप्रैल सरकार को डिपॉजिट। क्या सर यहाँ पे ये काम आएगा क्या? जी नहीं, ये सिर्फ आप इससे प्लीज कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पीजीबीपी में डिफॉल्ट किसे मानेंगे वो हम ये देखने जा रहे हैं, टीडीएस का डिफॉल्ट कब हम मानेंगे, और अगर वो डिफॉल्ट हुआ तो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगला जो पॉइंट दिया है। डन बच्चों, टीडीएस में हम डिफॉल्ट कब मानेंगे? ठीक है, टीडीएस डिफॉल्ट मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। मिला बच्चों? चलिए पहला पॉइंट, टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स बट द एसएससी हैज नॉट डिडक्टेड इट ऑन द डेट इट वाज सपोज्ड टू बी डिडक्टेड। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो काटना रह गया। टीडीएस ऑफ कोर्स है, टीडीएस काटना रह गया तो डिफॉल्ट है। सर बाद में काटा तो नहीं, जब काटा था तभी काटना है टीडीएस। अगर नहीं काटा आपने टीडीएस तो क्या मान लिया जाएगा बच्चों? डिफॉल्ट माना जाएगा। सर बाद में काटा तो डिफॉल्ट ही है और डिसअलाउंस आ जाएगा और आपको वापस वो इनकम में ऐड हो जाएगा। डन बच्चों, तो जिस दिन काटना था उस दिन नहीं काटा, क्या तो डिफॉल्ट है। पहला पॉइंट तो एकदम ही सिंपल। दूसरा पॉइंट, काट तो दिया लेकिन जमा नहीं किया। कब तक जमा नहीं किया? अब ऊपर वाला पॉइंट भूल जाओ ऐसा कोई पॉइंट पड़ा है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे डिफॉल्ट ये है, पीजीपी में ये डिफॉल्ट है। ठीक है, the tax is deducted during the current year but is not deposited on or before the due date of submission of return of income under section 139 subsection 1। अब ये क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम। आपको पता है आपका इनकम टैक्स का रिटर्न ईयर एंड होता है तो उसको कब तक फाइल कर देना होता है? एनीवन नोस? 31 जुलाई। ठीक है, कौन सा बच्चों? 31। अगर इंडिविजुअल होता है या तो उसका कितना 31 जुलाई, या फिर जिसका ऑडिट नहीं होता है, ऑडिट वाले का होता है 31 अक्टूबर। ये सब हमारा पूरा थियरिटिकल चैप्टर है रिटर्न ऑफ इनकम का, वहां पे ध्यान में रखेंगे। तो अभी क्या ध्यान रखेंगे बच्चों? 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। बच्चों ध्यान रखोगे? श्योर। चलिए पता चला। तो यहाँ पे जमा कब तक करना है? ऊपर वाला पॉइंट क्या? 7 तारीख और 30 तारीख नहीं भूल जाओ, ऐसा कोई पॉइंट है। यहाँ पे इस सेक्शन का डिफॉल्ट कब है बच्चों? काटना रह गया। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं टीडीएस डिफॉल्ट कब माना जाएगा, हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट काटना रह गया, ऐसी लैंग्वेज लिखो ना, याद यही रहता है और मजा भी इसमें आती है। काटना रह गया। डन बच्चों। अच्छा सर लेट से काटा तो, अरे तो डिफॉल्ट तो हो गया ना, डिफॉल्ट हो गया तो डिसअलाउड, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है। डन बच्चों, काटा रह गया। और दूसरा पॉइंट जमा करना रह गया। अब ये जमा करने की लिमिट क्या है? जमा करना रह गया बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जमा करना रह गया बिफोर फाइलिंग
रिटर्न ऑफ इनकम। मुझे तो बच्चों इसमें दोनों ही डिफॉल्ट होंगे तो डिफॉल्ट माने जाएंगे, या दोनों में से एक भी हुआ तो भी डिफॉल्ट, एक भी हुआ तो भी डिफॉल्ट। बच्चों सब लोग मेरे साथ हो, मतलब इसमें से अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, चलिए अब आता है हेडिंग क्या दिया है, कॉन्सिक्वेंसेस इफ टैक्स इज डिपोजिटेड सब्सिक्वेंटली। यानी कि हमने डिपॉजिट तो किया लेकिन बाद में किया, बाद में मतलब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले या बाद में? बाद में। तो उसके ऊपर लिख दो बच्चों, डिपोजिटेड आफ्टर फाइलिंग रिटर्न, आफ्टर फाइलिंग, सॉरी डिपोजिटेड आफ्टर जो हेडिंग है ना कॉन्सिक्वेंसेस वाला, अगला हेडिंग उसके हेडिंग का मतलब लिख दो, डिपोजिटेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। डिपोजिटेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, पॉइंट समझो। अगर आपने जिस ईयर में डिफॉल्ट किया तो एक्सपेंसेस अलाउड या डिसअलाउड? डिफॉल्ट किया तो डिसअलाउड। अभी भाई अलाउड वाला जमाना गया, अभी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? डिसअलाउड। नेगेटिव वाला पढ़ने वाला है, वो खतरनाक होता है। अभी तो हाँ सर सब अलाउड ही, हाँ साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्रेसिव रिसर्च, ये सब चल रहा था। अभी डिसअलाउड में सोचना पड़ता है कौन कौन सा डिसअलाउड हो, क्योंकि डिसअलाउड के लिए बहुत सारी कंडीशन लगाएंगे लोग। ठीक है, तो अगर आपने जब डिफॉल्ट किया भूल जाओ उस साल में, अब सर बाद में पे कर दिया तो जिस ईयर में आपने पे किया ठीक है उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देखो वही लिखा है, if the above expenditure is not allowed in the current year, deduction will be available while computing the business year of the subsequent previous year in which such tax will be paid। तो हमें तो सिर्फ हमारा इतना नहीं आएगा, खतरनाक नहीं आएगा, क्योंकि हमारा टीडीएस में कोई 5 अंक का सम नहीं आएगा, लॉन्ग समय सिर्फ टीडीएस का एक लाइन आ जाएगी। डन बच्चों, हमें क्योंकि कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर में करना है, अगर प्रीवियस ईयर में आपने कंडीशन फुलफिल की होगी तो एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएगा, और कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। बस हमें इतना रखना है। ये बोलते नहीं हम ज्ञान की बात, कब अगर बाद में पे कर दिया तो, या आपके माइंड में आ जाए तो भाई जब पे किया होगा तब डिसअलाउ कर देंगे हम लोग, अलाउ कर देंगे आप लोगों को। बड़े क्या बच्चों आगे, क्या हैवी लग रहा है क्या? ये हैवी तो लग रहा होगा लेकिन मजा भी आनी चाहिए, ये सब चीजों के लिए तो आप लोग टेक्स्ट पढ़ते हो। डन, चलिए अगला फर्स्ट प्रोविजन कैंसिल कर देना, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, कोई टीडीएस से 5 मार्क का सम नहीं आने वाला आप लोगों का, तो अगर आप बोलो तो मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं अगला वाला, ठीक है, वरना मेरे हिसाब से सिंपल रहने दो। मॉड्यूल वाले हम, क्योंकि देखो ये हम लोग है ना जो रेफरेंस भी ये सीए की रेफरेंस है, ठीक है, तो उनके तो लेवल ही अलग होता है। ठीक है, हम लोग हमारे मॉड्यूल में आप देखें सिर्फ 1-2 सम में टीडीएस की सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, और वो भी आज मैंने जितना सिर्फ ओवरव्यू दे दिया ना अभी तक, उसमें से भी आपका बन जाएगा। क्या आप खतरनाक करना चाहते हो नॉलेज के लिए या ऐसा कुछ भी? ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूं 1-2 पॉइंट। ठीक है, 1-2 पॉइंट बाय चांस, ठीक है, अगर किसी को करना हो तो कर सकते हैं, ऐसा कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, ये रेफरेंस का क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों को है ना क्या दे दिया बच्चों, डेट ऑन विच टैक्स इज सपोज टू बी डिडक्टेड, कौन सा डेट दिया, और पहले हेडिंग ले लेते हैं, एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, व्हेन शुड बी डिपोजिटेड। अब ये जो दिया ना अंडर सेक्शन 200, क्या हमें इससे मतलब है? नहीं, ये तो टीडीएस का जो नॉर्मल होता है, इस सम के लिए, इस सेक्शन के लिए, इस कॉलम का कोई मतलब नहीं है हमें मतलब किसी है हमने कब तक डिपॉजिट किया, और हमारा डिपॉजिट की डेट कौन सी होनी चाहिए बच्चों? बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें ऊपर हेडिंग में मेरा ध्यान डालना रह गया, रिटर्न ऑफ इनकम की डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2025 लिया हुआ है। बच्चों क्लियर हुआ? अब बताना है प्रीवियस ईयर में डिडक्टिबल होगा या नहीं होगा। प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है अभी हमारा? 24-25, 2024-25। बच्चों लास्ट वाले कॉलम पे हेडिंग हाथ रख दो, आपको सिर्फ इतना बताना है डिडक्टिबल या नॉन डिडक्टिबल, मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर डिफॉल्ट नहीं किया है तो मिलेगा, और डिफॉल्ट किया है तो नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट क्या, काटना जमा करना है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। बढ़िया बच्चों मजा आ जाएगी। देखो आपका डिडक्ट कब करना था? जून 26, 2024 फर्स्ट केस, आपने कब डिडक्ट कर दिया? जून 26, 2024। ठीक है, तीसरा कॉलम अभी हमें नहीं चाहिए। आपने डिपॉजिट, अच्छा क्या डिफॉल्ट हुआ? नहीं ना, 26 को डिडक्ट करना था, आपने डिडक्ट कर दिया ना। अब एक होता है सरकार को जमा करना, तो आपने जमा कब तक कर दिया? 31 अक्टूबर तक। आपने कब कर दिया बच्चों? सितंबर 1, 2024। मुझे था बच्चों प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अरे बोलो हाँ, समझ आ रहा है मेरे को यार? ठीक है सर मजा आ रही है यार, ये तो कर रहा हूं ना। ठीक है चलिए अगेन, जुलाई 26 को करना था, आपने जुलाई 26 को डिडक्ट कर दिया। स्पेशल बैच लेते तो चलो सॉल्व कर देते ना। जुलाई 26 को करना था, आपने जुलाई 26 को कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर हमने कब जमा, हमने ड्यू डेट हमने कब डिपॉजिट किया? अप्रैल 1, 2025 चलेगा?
चलेगा ना, 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। हाँ तो बराबर ही है ना, 31 अक्टूबर आप प्रीवियस ईयर का रिटर्न कब फाइल करते हो, करंट ईयर में तो करते हो। मेरा 24-25 का रिटर्न कब फाइल होगा, 31 अक्टूबर 2025 तक की तो फाइल होगा। समझ आ रहा है, ऊपर दिया है ना ड्यू डेट आपका रिटर्न ऑफ इनकम की थी 31 अक्टूबर। करंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेशन करें, रिटर्न तो करंट ईयर में फाइल करेंगे ना। अच्छा, मार्च 31 को काटा था, मार्च 31 को काटा, अब मैं थोड़ा स्पीड में लूंगा, और आपने फाइल डिपॉजिट किया 30 अप्रैल 2025, मिलेगा मिलेगा। 20 को काटा था, 20 को काटा, फाइल क्या नवंबर 1 नहीं, तो अब कब मिलेगा, अगले साल में। ठीक है, देखो मजा आ गई आप लोगों को। अब आगे सॉल्व कर दो, ये जिसको करना है। पता चला, तो ऐसे हंसना होता है, पता चल रहा है। आप कैसे यार ये क्या हो गया हमारे साथ, भाई समझ आता है तो ऐसे, अरे यार इतना इजी सर, क्या यार ऐसे। अब मैं पढ़ा भी दूं आपको समझ आया, मैं ऐसा खड़ा रहूं तो सर ने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया। समझ आ रहा है ना बच्चों, मस्ती में आगे एक तरफ देखो। और मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने आपको बैच के पहले जो वार्निंग देकर रही, एकदम शांति से आज का लेक्चर बैठोगे, मजा आएगी और समझ भी आएगा। आई होप आ रहा हो आप लोगों को, क्लियर हुआ बच्चों। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है चलिए। अब बच्चों पहला सेक्शन समाप्त, और पहला समाप्त मतलब खतरनाक वाला समाप्त। ठीक है बच्चों, हाँ सर समाप्त हो गया 40A1 और कुछ 1। सर ये 100% वाला पॉइंट, वो इसमें जब 30% लिखा होगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा, और कहीं पे था नहीं क्या 100% वाला पॉइंट। ठीक है मैंने लिखवा दिया, अच्छी बात है। 30% वाला लिखा हुआ है अगले वाले में, डोंट वरी। तो आपको अगर डिसअलायंस होगा तो कितना होगा, पूरा 100% डिसअलायंस हो जाएगा। बच्चों क्लियर हुआ, श्योर। देखें चलिए, अब आता है बच्चों 40A1A। बच्चों क्या आता है 40A1A, ठीक है। 40A1A पहले तो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को पेमेंट करो, और वो भी कहां पे, इंडिया में। क्योंकि अगर आप रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हो अदर देन सैलरी तो 40A1, और सैलरी का पेमेंट कर रहे हो रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया तो 40A3। मजा आ रही है नहीं आ रही है, पक्की बात, ठीक है चलिए। अब हमारा हेडिंग क्या बच्चों, सेक्शन 40A1A इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेट। बच्चों पढ़ाऊं या इसमें आई गई वाली दोनों कंडीशन आई गई ना, किसको पेमेंट करो और किस बात का पेमेंट करो। अच्छा रेसिडेंट को इंडिया में पेमेंट कर रहा हूं रेंट का, इसमें आएगा नहीं आएगा, आएगा। रेसिडेंट इन इंडिया के लिए यही सेक्शन है, अदर प्लस सैलरी। एक एक बात जो बोर्ड पे लिखे उतना तो आपने ध्यान में रख दिया, तो आपका 90% सेक्शन तो वैसे ही हो गया। ठीक है चलिए, अब क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड if the above conditions are satisfied 30% of the condition is not deductible in the following cases। मतलब आपने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप डिडक्शन ले लो, अगर आपने नहीं किया तो हम आपको पूरा डिसअलायंस कर देंगे 30%। अच्छा 30% क्या टीडीएस का या वो एक्सपेंस का, एक्सपेंस का जिस पे आपने काटा। मतलब पॉइंट समझो, पहला वाला एग्जांपल देता हूं, इसमें आपने एक रेंट का पेमेंट किया 1 लाख रुपए का, तो रेंट आपका बिजनेस का हुआ या नहीं हुआ, बिजनेस एक्सपेंस है तो अलाउड होना चाहिए, लेकिन उसका आपको टीडीएस काटना था। और अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, वो डिफॉल्ट हो गया, तो आपका जो 1 लाख का आपने जो रेंट पे किया होगा ना, वो डिसअलाउड हो जाएगा, 1 लाख ऐड हो जाएगा। ये बस सिर्फ टीडीएस नहीं काटने का डिफॉल्ट किया आपने, समझ आया। मैंने पॉइंट समझो, मैंने रेंट पे किया 1 लाख रुपए का, चलो देखते हैं पूरा पॉइंट समझते हैं, आपको पता ही चल जाएगा। मैंने रेंट पे किया 1 लाख रुपए का, ठीक है बताओ कहां पे आएगा, और नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया आउटसाइड इंडिया, यहां पे आएगा। ठीक है पहला पॉइंट, कंडीशन क्या थी, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया आउटसाइड इंडिया, इसमें आएगा। ठीक है जो मैं पेमेंट कर रहा हूं सामने वाले की इनकम होनी चाहिए, इनकम है या नहीं है। टीडीएस काटना था मुझे, मैंने टीडीएस में काट दिया लेकिन टाइमली डिपॉजिट नहीं किया, डिफॉल्ट है या नहीं है। अब डिफॉल्ट है तो सजा मिलेगी। अब अगर मैंने सब कुछ बराबर किया होता तो मुझे रेंट का डिडक्शन मिलता है नहीं मिलता। हमने आगे पढ़ा हुआ है सेक्शन 30, वहीं से तो स्टार्ट किया था। मैंने सिर्फ टीडीएस डिफॉल्ट में, मतलब टीडीएस डिपॉजिट करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो जो मुझे 100% ना, तो जो 1 लाख जो मैंने डिडक्शन लिया ना, वो वापस डिसअलाउंस हो जाएगा और एड बैक हो जाएगा, और उसमें 1 लाख पे टैक्स लग जाएगा। ये इफेक्ट आएगा सिर्फ किसके लिए, टीडीएस नहीं काटने की वजह से। समझ आ रहा है बच्चों, अब पता चला हो क्या रहा है। तो यहां पे वैसे ही अगर ये इसमें आ रहा है रेसिडेंट इन इंडिया को रेंट पे किया होता और इसमें यहां पे डिफॉल्ट हुआ होता, तो कितना, मतलब मेरा सिर्फ 30% डिसअलाउड, 30% अलाउड नहीं 30% डिसअलाउड हो जाए, प्लस 70,000 रुपए क्लेम कर सकता हूं, 30,000 वापस एड बैक हो जाएंगे। अब समझ आया थोड़ा अच्छे से, और बढ़ो आगे चलिए।
केस 1, अब इसमें डिफॉल्ट किसको माना गया है? इसमें डिफॉल्ट, अच्छा क्योंकि डिफॉल्ट भी सब में अलग अलग है, इसमें डिफॉल्ट क्या था बच्चों? काटना रह गया, क्या? टीडीएस। याद रखो ना, आपका कट जाएगा, ठीक है। दूसरा डिपॉजिट करना रहेगा। अब डिपॉजिट की डेट क्या है? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले डिपॉजिट कर देना है। अब यहां पे क्या कंडीशन है बच्चों? चलिए, टैक्स इज डिडक्टिबल बस नॉट डिडक्टेड, सेम पॉइंट, यस। काटना था, और जब काटना था तभी काटना था, उसको उसके तब तक नहीं किया तो ठीक है। अच्छा, बाद में पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट वाला, हम पहले दोनों केस पढ़ रहे हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट, डिडक्टिबल पढ़ना था कोई? टैक्स इज deductible and is so deducted before the end of previous year, but it is not deposited on or before the due date of submission of return. सेम पॉइंट, इसके भी डिफॉल्ट क्या बच्चों? सेम, ठीक है। क्यों खुश हो रहे हो? क्योंकि अगले में अलग आएगा इसलिए। बच्चों क्लियर हुआ? अच्छा, वो सब इन्होंने कहा नहीं सर, बाद में कर देंगे, तो जब किया तब वो मिल जाएगा वापस, सब्सिक्वेंट ईयर्स वाला, ठीक है बच्चों। हाउएवर, मिला बच्चों? नो डिसअलाउंस शैल बी मेड इफ द डिडक्टिव, मिला? फर्निश, नीचे वाला पॉइंट टेबल के नीचे, इफ द डिडक्टिव फर्निशेस रिटर्न ऑफ इनकम बाय इंक्लूडिंग द सेड इनकम इन हिज रिटर्न एंड पेज द टैक्स ड्यू ऑन इनकम डिक्लेयर्ड बाय हिम इन सच रिटर्न। सिंपल, रिटर्न ऑफ इनकम में आपने अगर कर दिया तो डन बच्चों। बच्चों ये प्रैक्टिस करना है नहीं, पागल हो जाओगे बच्चों। क्या मैं आगे बढ़ूं? बस अब तो खत्म। सर ये 48(2) कैसे आ गया? ये बाद में लेंगे, एक बार में आप, ये ऑलरेडी आपको आता है। अरे सर आपने पढ़ाई नहीं तो कैसे आता है? समझाऊंगा ना तब आएगा, ठीक है। फिर हम पहले एक जैसे सेक्शन है तो पहले तीसरा ले रहे हैं। अब ये तो एकदम इजी यार, ठीक है। 40A3। अच्छा, आज जाके वापस रिवाइज कर लोगे? करना ही पड़ेगा। अच्छा आंसर दिया, करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो खुद से रिवाइज करना, वरना हार्डली आज मैं देख रहा हूं तो 35-40 मिनट्स का लेक्चर होगा, मेरे साथ भी कर सकते हो। और मेरा लेक्चर 1.5 या 2 में मत देखना, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा शायद स्पीड में पढ़ाता हूं, लेकिन बार बार रिवाइज भी करवाता रहता हूं, तो आप लोगों का वो कवर अप हो जाएगा। वरना 4x है मेरा, 2x मतलब 4x होगा वो। चलिए, जंप करके इनकम टैक्स से नीचे वाला जंप करके शांत बस बने रहिए। 2 से 5 मिनट बैच खत्म हो जाएगा, 2 से 5 मिनट के अंदर। ना सर मजा आ रही है, आगे भी ले लो दूसरा पॉइंट। चलिए, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टैक्स डिडक्शन, ठीक है सर। वापस 40A3 कब एप्लीकेबल होगा? ओनली इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी। अगर आउटसाइड इंडिया करो तो भले रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट, और इन इंडिया करे तो नॉन रेसिडेंट। ये थोड़ा लाइटली, मतलब ये इसका डिफॉल्ट इतना खतरनाक नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूं क्यों नहीं, मतलब इसका डिफॉल्ट खतरनाक है, सॉरी, क्योंकि इजी लगेगा। पहला पॉइंट, द पेमेंट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, इट इज पेबल, किसको हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब इसका डिफॉल्ट क्या है? इसका डिफॉल्ट क्या है वो लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में। इसका डिफॉल्ट क्या है? टैक्स हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, नॉट डिडक्टेड एट सोर्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। मिला बच्चों? If the aforesaid conditions are satisfied, then the payment is not allowed as deduction. ठीक है, मैं बताता हूं, नहीं सेम नहीं है, अलग है। थर्ड पॉइंट है ना बच्चों, उसमें एरो करके लिखो, नहीं तो आप डायग्राम में लिख दो, दोनों जगह लिख देना, यहां पे भी लिखना और डायग्राम में भी लिखना। डिफॉल्ट क्या है ऐसा हेडिंग दो, डिफॉल्ट क्या है। अच्छा, इस सेक्शन का डिफॉल्ट क्या है? तीनों का, इस सेक्शन का, ठीक है। दोनों ही नहीं किया तो ही डिफॉल्ट है, दोनों ही नहीं किया तो ही डिफॉल्ट है। ठीक है, दोनों ही नहीं किया तो ही डिफॉल्ट है। समझ आए? पॉइंट समझो। डिडक्ट नहीं किया लेकिन डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो क्या डिफॉल्ट है? नहीं है। डिडक्ट भी नहीं किया, डिपॉजिट भी नहीं किया, डिडक्ट करके रख दिया, डिपॉजिट करना बाकी है, नहीं है। समझ आया? इसका तो प्रैक्टिस भी कर लेते ना, इलस्ट्रेशन 21। चलो देखो अमाउंट, अगला इक्वेशन इलस्ट्रेशन 21। चले, डेट ऑन विच टैक्स इज सपोज टू बी डिडक्टेड 31 जुलाई, एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन 31 जुलाई। हमने क्या डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, हमने डिडक्ट कर दिया,
समझ आया? तो क्या हमारा डिफॉल्ट हुआ? नहीं। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करती मतलब डिफॉल्ट नहीं है, डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, वही प्रीवियस ईयर में मिलेगा। अगला मतलब पहला कंडीशन ही फुलफिल होगा, हम अगले पे जाएंगे ही नहीं। सेकंड पॉइंट, 31st को काटा था, 31st को काट दिया, क्या डिफॉल्ट है? नहीं, दोनों ही डिफॉल्ट होना चाहिए इसमें। 31st को काटा था, 31st को काट दिया, क्या डिफॉल्ट है? नहीं। ऐसा आता होता तो मस्ती में बोला नहीं, ठीक है। 31st को काटा, डिडक्ट नहीं किया, क्या डिफॉल्ट है? लेकिन अगली एक और इसके बाद ऑप्शन है, इसको डिपॉजिट कर देना चाहिए था और रिटर्न फाइल करते तब तक, और इसने कब तक कर दिया बच्चों? 30 अप्रैल तक। नहीं, ये हमें ये कॉलम मतलब ही नहीं है, सॉरी। एक्चुअल टैक्स ऑफ डेट ऑफ डिपॉजिट अप्रैल 12 तक कर दिया इसने, क्या डिफॉल्ट है? नहीं। क्यों? जमा नहीं किया, सॉरी काटा नहीं, लेकिन डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, टाइमली डिपॉजिट कर दिया, तो क्या डिफॉल्ट है? नहीं, ठीक है। 31st को काटा था, 31st को काट दिया, क्या बच्चों डिफॉल्ट है? नहीं, ठीक है। 31st को काटा था और काटा भी नहीं और डिपॉजिट भी नहीं किया, क्या है? पता चला बच्चों? तो उसको डिसअलाउंस मिल जाएगा। कितना डिसअलाउंस बच्चों? पूरा 100%। आज बताओ, आज वाला बैच आपको 100% समझ आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अब है ना एक लास्ट पॉइंट इस डायग्राम में और लिख दो। अबे तो अभी याद आ गया इसलिए लिखवा रहा हूं, तो क्या है, ठीक है। अब आपको जब टीडीएस काटना है बच्चों, तो सवाल ये उठता है, इसमें तो था भी नहीं पॉइंट, मैं आपको एक्स्ट्रा में लिखवा रहा हूं यार। आप में तो इसमें तो पॉइंट भी नहीं था, मैं आपको एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं, सुनिएगा अच्छे से। अब आपको जब टीडीएस काटना है तो कब काटोगे? ड्यू बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे, या विच इज अर्लियर? विच अर्लियर। तो पहले दो के लिए बताऊं, ये है, लिखो स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख देना। ड्यू ऐसा जैसे लिख के रख दो, ड्यू और पेमेंट बेसिस विच इज अर्लियर, पहले दोनों के लिए ड्यू और पेमेंट बेसिस विच इज अर्लियर। मतलब कब तक काट देना है? अगर ड्यू हो गया और पेमेंट नहीं भी गया तो भी काट ही देना है, ड्यू और पेमेंट बेसिस विच इज अर्लियर, ठीक है। लेकिन जो तीसरा है उसमें लिख देना टीडीएस विल बी डिडक्टेड, टीडीएस विल बी डिडक्टेड ओनली अपॉन पेमेंट बेसिस, टीडीएस विल बी डिडक्टेड ओनली अपॉन पेमेंट बेसिस। मतलब जब पेमेंट करना है तभी काटना है, ड्यू बेसिस पे नहीं कट करना है। बस ये पॉइंट है, नॉलेज के लिए आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। एम आई क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? क्या लग रहा है, समझ आया या सिर्फ मेरे को ही आया? पक्का? ठीक है। बहुत खतरनाक टेक्निकल है ये, मैंने आपके लिए एकदम इजी बना के, और आप ट्राई करना, आप घर पे जब आपने बोला है हाँ सर रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, तो उससे मेक श्योर करना ये डायग्राम में आपका इतना आ जाए ना कि आपको वो नोट्स में से वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। चार्ट ही ऐसा बना दो कि नोट्स में से वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। डन। और जिसको डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसी में पूछना, उसके बाद मैं इसका डाउट ही नहीं लूंगा, ताकि आपको नहीं यार आज ही करके जाना है, क्योंकि मुझे पता है डाउट आएगा ही नहीं अगर आप आज जाके रिवाइज कर लो, क्योंकि हाँ 2 दिन या 4 दिन बाद करोगे तो कुछ याद ही नहीं आएगा। डन बच्चों? श्योर? दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।